Hello friends, how are you all? I'm good and really feeling great. आपको पता है हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर्स के मालिक हैं, वो तकरीबन फोर्ड मोटर्स से पहले 5 डिफरेंट बिजनेसेस में फेल हो गए थे। थॉमस एडिसन बल्ब के इन्वेंशन से पहले तकरीबन 1000 बार उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक जो है पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे और 7 साल तक तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन बाद में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। तो कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। ऐसा कहते हैं कि आई हैव नॉट फेल्ड 1000 टाइम्स, आई नो 1000 थिंग्स दैट डू नॉट वर्क। यस, सक्सेसफुल पीपल कोई अनोखे नहीं होते, कॉमन मैन होते हैं, बस विद लेजर लाइट फोकस, कभी भी रुकते नहीं। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक राव। जी हाँ, उन्होंने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एंड ही हैज मेड अस रियली प्राउड। स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, स्ट्रॉन्गमैन ऑफ एशिया रह चुके हैं, स्ट्रॉन्गमैन वर्ल्ड रह चुके हैं और टेक्निकल डायरेक्टर सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन के। तो मैं आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू हिम और मैं वेलकम करता हूं दीपक राव जी का। देखते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर ली। लेट्स सी। I think he is coming live. Just waiting for him to join. Meanwhile, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। Hi Dhruv, how are you? I hope you are doing good. Hello दीपक सर, कैसे हैं आप? हेलो विशाल भाई, कैसे हो आप? कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मतलब आई एम रियली एक्साइटेड। आपको देखकर ही स्ट्रेंथ महसूस हो रही है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने नेटवर्क बराबर है आपके यहाँ? आपने और सबसे पहले कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा आपको, आपकी भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगता है आपको वर्ल्ड स्टेज पर? आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन रहे हैं, तो कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? हाँ, मैं कह रहा हूँ कैसा लगता है आपको वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट करके? हाँ, यस, मुझे क्या, ऑफ कोर्स हर इंडियन को यस प्राउड फील होता है, प्रेजेंट करता है, यस अपने देश की टी शर्ट पहन, यस ये होता है कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत ही यस ऑफ कोर्स प्राउड मोमेंट होता है। और उतना ही प्रेशर होता है जितना परफॉर्मेंस करते हैं कि यस अपने देश के बेस्ट करना है, कुछ भी हो जाए, यस ये कि नाम नीचे तो नहीं करना, कम से कम ये अच्छा परफॉर्म करे, अपना बेस्ट। सर ये देखो, स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, मैं भी बहुत कम जानता हूं, तो आज हमें जानने को मिलेगा कि बताएं स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप शुरू कहां से हुई और एक्चुअली ये चैंपियनशिप क्या है, इसमें इवेंट्स या जो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या रहते हैं, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे विशाल भाई। सबसे बेसिक सवाल तो यही होता है सबका कि ये स्ट्रॉन्गमैन है क्या एक्चुअली में। हमारे यहाँ क्या है कि इंडिया में सब लोग सोचते हैं कि ये पावर लिफ्टर्स जो होते हैं, जो वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, वही स्ट्रॉन्गमैन होते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्गमैन की एक अलग डेफिनेशन है और एक अलग ही पैरामीटर्स तो होता है। और स्ट्रॉन्गमैन इन द सेंस कि यस वो अपने आप में एक टाइटल है और उससे ऊपर कुछ नहीं होता। स्ट्रॉन्गमैन से ऊपर यस वर्ल्ड में उससे ऊपर कोई टाइटल नहीं है, तो ये गेम भी और सबसे बड़ा टाइटल भी है ऑफ कोर्स। तो जैसे पावर लिफ्टिंग में बेस्ट लिफ्टर होता है, वेट लिफ्टिंग में भी बेस्ट लिफ्टर होता है,
लाइक तो स्ट्रॉन्गमैन जो होता है हमारी है कि पावर लिफ्टिंग में भी यस बेस्ट लिफ्टर को स्ट्रॉन्गमैन हम टाइटल देते हैं, कह देते हैं, बट वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों को स्ट्रॉन्गमैन की डेफिनेशन नहीं पता एक्चुअली। स्ट्रॉन्गमैन क्या है कि बस मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रॉन्गमैन 1858 से शुरू हुआ सबसे पहले इंडिया में, और उसके लिए यस कुछ लोग हैं हमारे इंडिया के जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लास्ट हिस्ट्री में हमारी, जो पिछले 200 साल पहले जिनका नाम दर्ज है हिस्ट्री में, एक महाराणा प्रताप और एक थे राममूर्ति नायडू, इज फ्रॉम केरला। अब महाराणा प्रताप के बारे में तो सबको पता ही है, यस वो उनकी यस कद काठी 8 फुट के थे वो, और 100 किलो का भाला था उनका। तो अच्छा। हाँ, तो ये था कि एक उनका है हिस्ट्री में दर्ज है कि उन्होंने जब तलवार से ये था कि सेनापति को मारा था मुगलों के, तो जो जिस घोड़े पे वो बैठा था तो उस घोड़े के साथ ही उसको काट दिया था, घोड़ा भी कट गया था और वो यस जो सेनापति था वो भी मर गया था। तो अच्छा। इतना मतलब स्ट्रॉन्ग, हाँ ये इतना प्रहार था उनका स्ट्रॉन्ग, जो अभी तक हिस्ट्री में दर्ज है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और एक थे हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जिन्होंने अच्छा प्रचार किया सनातन धर्म का, वो थे राममूर्ति नायडू। यस, तो राममूर्ति नायडू बेसिकली वो केरला से थे, और स्ट्रॉन्गमैन की जब बात शुरू होती है यस यूरोप में, यूके में, जहाँ भी, तो यस वो एक सर्कस गेम से शुरू हुआ था, लाइक ए सर्कस। यस ये होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे मेले लगते हैं, तो ऐसे ही सर्कस होता था, काफ़ी फेमस सर्कस था उनका। तो उन्होंने सर्कस शुरू किया था अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, टू शो देयर स्ट्रेंथ, कि लोग देख के यस जैसे होता है कि सर्कस जो होते हैं उसमें बहुत सारी यस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें सबसे मेनली जो एक्टिविटीज़ वो करते थे, लाइक चेन तोड़ना हो गया, बुल के साथ फाइट हो गया, या अपने दांतों से कुछ खींचना हो गया इस तरह से, और ये पेड़ का तना हो गया, उसको उठा के फेंकना। और घोड़ों के साथ ये होता था कि 16 घोड़े वो दोनों तरफ बांध के और ऐसे ही हाथ से खींचते थे, वापस खींच देते थे। अच्छा। हाँ जी, तो ये हमारे सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि 16 घोड़े, तो लेकिन ये कि 16 घोड़ों को ऐसे बांध के, एक दारा सिंह की मूवी आई थी आपने देखी थी, नाम प्रिंस था, दारा सिंह की मूवी थी प्रिंस, तो उसमें वो उन्होंने उसी का एक सीन है वो, जो उन्होंने उसमें राममूर्ति नायडू जी का कॉपी किया था कि उसमें 16 घोड़े थे, 16 घोड़े इधर बांध के उन्होंने वापस खींच दिया था उसको। और काफी बार हुआ कि वो 16 हॉर्स पावर के मोटर पे एक हाथ से रोक देते थे ऐसे चलते हुए। अच्छा, ये तो हमारे स्ट्रॉन्गमैन की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये था हमारे से 100 साल पहले की बातें एक्चुअली बताऊंगा, तो ये तो हमारे लिए तो अनबिलीवेबल है सीरियसली, क्योंकि आज के टाइम में जो जेनेटिक्स है हमारे जो खराब हो गए हैं, जो हमारे हाइट में एक होनापन आ गया है, तो ये, और हमारे स्ट्रक्चर जो है बहुत पतला हो गया, थिन हो गया है बोन स्ट्रक्चर, तो ये 100 साल पहले की बातें हैं, जो शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। जो अपने के जो पंजाब साइड के जो हैं वो लोग जस्ट वहाँ पे थोड़े बहुत हमें ये होता है कि अच्छे कद काटी के लोग मिल जाते हैं, अदरवाइज तो ये हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल यस बोनापन आ गया है, वो छोटे होते चले गए, जेनेटिक्स खराब हो गए सभी के ना एक्चुअली में। जेनेटिक्स के बारे में इस बारे में आपको ज्यादा पता है मेरे से, मुझसे ज्यादा। हाँ, सो फिर ये था कि वो ऐसे ऐसे शक्ति प्रदर्शन करते थे काफी, तो उन्होंने सर्कस शुरू किया कि फ्रीडम फाइटर्स के को फंड चाहिए था, तो वो फंड भी काम आ जाएगा, तो उन्होंने जो फंड रेज होता था सर्कस से, तो वो फ्रीडम फाइटर्स को देते थे अपनी आज़ादी में लड़ते उस टाइम पे। तो एक वाक्य था कि जब टॉलस्टॉय यहाँ पे इंडिया आया था, तो उन्हें पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग मैन है भाई, और अच्छे घोड़ों को वापस खींच देते हैं, इस तरह से बताया गया उन्हें। तो वो अपने रोल्स रॉयस लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी रोल्स रॉयस रोक के दिखाओ, तो उन्होंने एक बात, हाँ, तो रोल्स रॉयस तो वो छोटी बात थी उनके लिए, तो वो पकड़ के वो चेन बांध के खड़े हो गए थे, रोल्स रॉयस वहीं खड़े खड़े घूमते रहे थे उसके टायर्स। तो काफ़ी इम्प्रेस होकर उन्होंने उन्हें ये था कि भाई कलयुगी भीम का उनको एक उपाधि दी थी, कलयुगी भीम। हाँ, उसके बाद ये था कि राम मनोहर लोहिया जी ने और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे कई, उन लोगों ने फंड रेज करके कितने इंडिया में सब ये ऐसे कमजोर गुलाम हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कितने हैं ये उसका पर उसे पता चलना चाहिए उसका। तो वो ये स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। फिर वहाँ पे ये सब बुल फाइट होती है, आप देखा बुल फाइट होती है जो हम देखते हैं टीवी वगैरह में, तो लाल बुल फाइट देखिए है ना, तो उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे बुल फाइट का ना,
तो ये था कि उन्होंने उतार दिया था। एक्चुअली में क्या है कि अंग्रेजों ने थोड़ा सा डोमिनेट भी करते थे कि एक ज़्यादा फोकस करते हुए ये एशिया में पूरा नाम हो गया था उनका, और वर्ल्ड में उनके ये था कि आपको शोकेस करना था। तो उन्हें जबरदस्ती फाइट के लिए उनको उतार दिया गया, तो उन्हें समझ में नहीं आया। तो ये उनके विटनेस जो लोग उन लोगों के बयान हिस्ट्री में दर्ज है कि उन्होंने वो 1200-1300 किलो का भार था, समझ में नहीं आया। तो उन्होंने उसको सीन पकड़े उसको और उसको उठा के पटक दिया बुल को। हाँ। तो सर जैसे अब ये जो चैंपियनशिप समझो, जो स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप एक्चुअली है, उसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं वो आप हमारे व्यूअर्स को बताओ, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो वो एक वर्कआउट में बताऊँ आपको। देखो स्ट्रॉन्गमैन एक्चुअली में तो क्या है कि स्ट्रॉन्गमैन अगर किसी टाइटल है तो उसकी डेफिनेशन कोई डायमेंशन कोई नहीं है उसके लिए कि वो रिजिड है किसी गेम में। जैसे पावर लिफ्टिंग आप लगाएंगे तो प्लेट्स और रोड्स में रिजिड हो जाता है, स्क्वाट, डेड और आपका बेंच में। तो स्ट्रॉन्गमैन में ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्गमैन में ये कि कुछ भी आपको लिफ्ट करने के लिए दे देंगे, कुछ भी आपको प्रेस करने के लिए, पुल करने के लिए, कुछ भी लाइक आपको बस पुल करने के लिए दे देंगे, ट्रक पुल करने के लिए दे देंगे। और प्रेस में होता है कि ये लाइक आप यस लॉग होता है, तो पेड़ का तना होता है लॉग, यस लॉग लिफ्ट होता है, लॉग को उठाना होता है। बेसिकली इसमें प्रेसिंग में रोड यूज नहीं करते हैं, बारबेल ये होता है कि लॉग को यूज करते हैं, क्योंकि पहले देसी फिटनेस में हमारा लॉग होते थे, लकड़ी के तने होते थे, बारी बारी उन्हें उठाते थे। हाँ, उसको बरकरार रखने के लिए उसकी आइडेंटिटी, तो इसलिए लॉग को उठाया जाता है। और बारी बारी स्टोन्स होते हैं, हाँ बारी बारी स्टोन्स हैं वो उठाए जाते हैं। और ये होता है कि ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए आपका सबसे टफ और जो आपकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो टास्क होता है वो होता है ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए आपका फार्मर वॉक। उसमें कोई स्ट्रैप्स वगैरह अलाउड नहीं होते, जो डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स होते हैं, और वो यूज होता है। उसमें आपकी रियल स्ट्रेंथ पता चलती है जब हम लोग, ये होता है कि 250 किलो लेके जब वॉक करते हैं। क्या 30 नहीं क्या कहा आपने, 250 किलो? हाँ यस 260 किलो। यस हाँ, अभी लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप गया था। हाँ लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप गया था तो उसमें 260 किलो था उसका। उसको फार्मर वॉक करना था 20 मीटर्स का। सर वो फार्मर वॉक वही ना, वो डंबल दोनों हम लोग जिम में करते हैं, हाथ में लेके ऐसे ऐसे चलते हैं, वही उसी को बोलेंगे ना? हाँ वो ये डंबल लेते हैं ऐसे, उसका एक फ्रेम होता है फार्मर वॉक का। यस वो इक्विपमेंट उसमें तो हम तो वो 25 किलो के डंबल में हवा खराब हो जाती है जिम में इधर से उधर, आप 250 किलो बोल रहे हो सर? हाँ यस ऑफ कोर्स। और एक होता है कि एक फ्रेम होता है, एक फ्रेम भी होता है लाइक स्क्वायर उसमें, तो वो भी होता है, उसमें भी आप कैरी करके लेके जा सकते हो वो एक्सपेक्टेशन। और जो हमारे जो ओपन कैटेगरी है, जो वर्ल्ड में जो स्ट्रॉन्गमैन एथलीट्स हैं, उन्हें नॉर्मल ये होता है कि कार दे देते हैं, छोटी कार जो होती है अपनी, जैसे 800 टाइप की होती है। हाँ तो 350-400 किलो वेट होता है उसका, तो उसको वो उठा के उसको चलते हैं कार को। हाँ यस, कार का फ्रेम होता है, उसमें फिट होता है, तो अराउंड उसका 350 किलो के आसपास वेट होता है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये पावर लिफ्टर जो भी है 250 किलो की स्क्वाट लगाते हैं, डेड लगाते हैं, तो ये होता है कि 250 किलो हम लेके चलते हैं, आप मानोगे जैसे ग्रिप स्ट्रेंथ में, तो बहुत ही अलग गेम है। और मैं तो ये कहूँगा मजा आता है एक्चुअली में, सीरियसली बताऊँ तो स्ट्रॉन्गमैन गेम में। पहले ये था कि मैं भी पहले पावर लिफ्टिंग ही करता था। अच्छा। हाँ तो जब स्ट्रेंथ अच्छी थी तो ये होता है कि वर्ल्ड में जितने भी स्ट्रॉन्गमैन है, जो मोस्टली पहले पावर लिफ्टर्स ही थे, उसके बाद वो स्ट्रॉन्गमैन ये खेलने लगे। क्योंकि ये होता है कि आपको स्ट्रॉन्गमैन बनने के लिए पहले पावर लिफ्टर हो गए, तभी आप उसको कर सकते हो। वैसे सर एक स्ट्रॉन्गमैन और एक पावर लिफ्टर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और दोनों की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये समझाओ। हाँ देखो सर, बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो सबसे जेन्युइनली बात, जो हमारे जो वेट पावर लिफ्टर्स हैं इंडिया में, वो एक्चुअली में जो झिझकते हैं, उनको जो हेजिटेशन होती है करने में स्ट्रॉन्गमैन गेम को खेलने में, आप मानेंगे नहीं। स्ट्रेंथ ये है कि मेरी स्ट्रेंथ अच्छे जो हमारे रेलवेज में भी हैं, सर्विसेज में है, जो मेरी वेट में अब माने 350 की स्क्वाट लगाते हैं, डेड लगाते हैं 350, मैं तो कोई लगा पाता हूँ। बट वो लोग भी ये कि स्ट्रॉन्गमैन गेम खेलना नहीं चाहते, क्योंकि ये होता है कि इसमें एंड्योरेंस का काफ़ी वर्क होता है। इसमें ये कि पावर लिफ्टिंग में आप 1 रैप मैक्स आप लगाते हो, इसमें ये होता है कि आपको ये कि 90% होगा, 95% उसके आपको 1 मिनट में मैक्सिमम रैप लगाने होते हैं। अच्छा, 1 मिनट में मैक्सिमम रैप लगाने होते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ के साथ एंड्योरेंस भी बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। तो मोस्टली पावर लिफ्टिंग के लिए थोड़े से ये होता है कि इससे दूर रहते हैं गेम से, क्योंकि इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। अच्छा।
हाँ, जैसे ये है कि अब जैसे आप 300 की स्क्वाड लगाते हैं, लेकिन आपको 1 रैप मैक्स और आपको दे दी जाए कि 290 या 280 किलो के आपको 1 मिनट में मैक्सिमम रैप लगाने हैं। हाँ, तो काफ़ी टफ हो जाता है फिर कॉम्पिटिशन। और बेसिकली मैं बताऊँ तो ये टफ हमें लगता है क्योंकि हमने ऐसे कि फॉरेन स्टाइल, वेस्टर्न जो स्टाइल है जो वर्कआउट का, उसको अडॉप्ट कर लिया है। अदरवाइज हम लोग पहले इंडिया में इसी तरह का वर्कआउट करते थे, बैलगाड़ी होता, बैलगाड़ी पुल करते थे, स्टोन उठाते थे। अब देखते हैं चक्की के वो पार्ट होते हैं चक्की, आटा चक्की, उसको उठाते थे, उनको लिफ्ट करते थे पहले जो स्ट्रॉन्गमैन एथलीट्स होते थे, या पहले कोई भी एक्सरसाइज जो करते थे एथलीट जितने भी हैं। सर आपने मतलब अगर मैं वेट की बात करूं तो अब तक मैक्सिमम कितना वेट कैरी किया हुआ है? जैसे हाँ सर, जो ट्रक पुल करते हैं उसका कितना वजन होता है? हाँ सर, ये है कि अलग अलग डायमेंशन के होते हैं। जैसे 6 टन का भी होता है। मैंने जो ट्रक पुल किया था वो था 15 टन का ट्रक था जो मैंने पुल किया था। हाँ, 15 टन। और एक बस पुल था, वो वोल्वो, बड़ी वोल्वो बस थी, 10 टन उसका वेट था। उसमें यह है कि मेरे इंडिया में यस। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्चुअली में। और मैं आपको बताऊँ, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो होता है बाहर, जो ओपन कैटेगरी की मैं बात करूँ, तो उनको तो कार्गो प्लेन भी दिया जाता है पुल करने के लिए। प्लेन? हाँ, प्लेन, यस, प्लेन, कार्गो प्लेन, नॉट पैसेंजर, कार्गो एक्चुअली। अच्छा, कार्गो प्लेन, ओके। क्योंकि और आपको सही बात बताऊं तो इंडिया में ना हमारे अगले 100 साल में भी मुझे नहीं लगता कि हम ओपन कैटेगरी में उन लोगों को बीट कर सकते हैं, सीरियसली। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स इतने खराब हो गए हैं। वो लोग आप मानेंगे नहीं, जो वर्ल्ड के जो टॉप 10 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है ना, वो उनमें सबसे मिनिमम जो हाइट है उसका मानो कि 6'4" उसकी मिनिमम हाइट है। टॉप 10 में जो 10th नंबर पे है उसकी मैं 6'4" हाइट बता रहा हूँ। और उसका वेट है, हाँ, उसका वेट है 155 किलो के आसपास। तो जो ये थोर हैं और ब्रेंशो, आपने नाम सुना होगा, थोर हैं, यस। और ये सब इनका वेट 190 है, 200-205 किलो वेट है इन लोगों का। और 6'11", 6'10", 7 फुट की हाइट है इन लोगों की सबकी। सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहां 80 से 82 हो जाए ना, वो रिवोल्ट कर देते हैं, सर मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया। हाँ, एक्चुअली मैं बताऊं सर आपको, विशाल जी, ये हम लोगों को ये ड्रॉबैक लगा सकते हैं आप ना, कि हम लोगों ने चीज को ज्यादा प्रमोट किया कि फिटनेस होनी चाहिए, लीन होना चाहिए पर्सन, ये सब चीजें देखकर तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं लुक्स के ऊपर ना। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ, तो यस हमारे इंडिया में बहुत ही कम है जो ये स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट करना चाहते हैं। सब फिट रहना चाहते हैं, एब्स हो, थोड़े मस्कुलर से दिखे, गुड लुकिंग होना चाहिए मॉडल की तरह। ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन ये कि आदमी में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, तो सही मायने में बताऊं आपको। और मैं नहीं आप बोलो। हाँ, तो और मैं तो आप बताऊं आपको, मैं अपने जिम में सच बताऊं तो मैं कार्डियो बिल्कुल भी नहीं करने देता हूँ किसी को भी। यस, मैंने कहा यस है कि एंड्योरेंस बेस आप वेट ट्रेनिंग करो, कार्डियो नहीं। क्योंकि कार्डियो से आपका मसल लॉस हो जाएगा, फिर ये है कि आप पता ही आपको सर स्ट्रेंथ लॉस होगी आपकी। तो ये भी वेट ट्रेनिंग आप अच्छे से करेंगे तो वेट वैसे भी आप शेप में आ जाएंगे। तो इसीलिए होता है कि मेरे जिम में ये होता है कि जिन्हें वेट लूज करना होता है, जो वर्कआउट कर सकते हैं, तो वही आता है, अदरवाइज आते ही नहीं है। वही आता है कार्डियो के लिए, कार्डियो करने ही नहीं देता उन लोगों को। सर एक पर्सनल बात पूछता हूँ कि देखो, फ्रैंकली हम भी ट्रेनिंग करते हैं, आप भी ट्रेनिंग करते हैं, तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग मैन इतना वेट लिफ्ट करना और मसल वेट उतना उस पीक लेवल पे ले जाना, तो क्या उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं? आपको कुछ चीजें हैं जिनसे पर्सनली लड़ना भी पड़ता है? हाँ, मैं आपको बताऊं विशाल भाई, जैसे कि मैं लीन था, मैं मोस्टली ये तो होता था कि मैं मस्कुलर ही रहता था जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था ना, तो 6 पैक के साथ मस्कुलर, यस। तो पावर लिफ्टिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो जब मैं मस्कुलर पूरा रहता था। तो अब ये था कि अब मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी कर सकता हूँ अगर मैं ये 15 दिन बाद ये अपना वाटर लॉस करके ये अपना, तो इतना मस्कुलर में रहता था पावर लिफ्टिंग के टाइम। और आप मानेंगे नहीं, ये था कि मैं एकदम से इतना हाई को, या मुझे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिलने लगी, या लोग एकदम से पहचानने लगे। क्योंकि मोस्टली होता क्या था हमारे इंडिया में ना, अभी पिछले 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले आप जाएंगे तो उसमें ये था कि मोटे लिफ्टर्स होते थे, पेट निकले होते थे, पे ट्रैक सूट पहन के ऐसे रहते थे। तो हाँ, तो मुझे काफी लोग एकदम से वो हो गए थे कि ये मस्कुलर बॉडी बिल्डर ये पावर लिफ्टिंग खेलता है, तो सबको लगा कि ऐसा हो सकता है। तो अब तो ये काफी
जो अपनी फिजिक पे मस्कुलर हैं, एब्स निकाल रखे हैं और पावर लिफ्टिंग खेलते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये हुआ कि जब मैं स्ट्रॉन्गमैन गेम खेलने की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और तो उसमें ये हो कि मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा, मेरी बैक इंजरी, क्योंकि क्योंकि इतना वेट आपको लिफ्ट करना है, आपकी ये लोअर बैक लग जाती है। हाँ सीरियसली। हाँ, और ये फार्मर वॉक करना, इतना वेट लेके चल रहे हो आप इसमें, तो ये होता है कि फैट ना हो मसल के साथ सपोर्ट में, तो इंजरी हो जाती है, जो ये हो गई थी मुझे भी। फिर ये होता कि हाँ, मेरी चाहिए था पेक्टोरियल मेजर, ये भी क्लियर हो गया था बेंच करते हुए इसी वजह से। और बेंच करते हैं तो बताऊँ तो मैं कि हम जो स्ट्रॉन्ग मैन है, हम बेंच की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम फ्लैट बेंच करते ही नहीं हम लोग। हाँ यस, टूल मैं करता हूँ, मैं फ्लैट बेंच नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी सारी जो प्रेसिंग मूवमेंट है वो ओवरहेड होती है, जितनी भी है। हाँ, चाहे वो डंबल हो गया, एक डंबल होता है मोस्टर डंबल बड़ा, तो चाहे वो डंबल है, चाहे लॉग है, चाहे बारबल भी होते हैं, कई बार एक्सल रोड होती है, वो भी प्रेस करना, तो सारा ओवरहेड ही प्रेसिंग होती है हमारी। ऐसे बेंच पे प्रेसिंग पे कोई मूवमेंट नहीं हमारे को बेसिकली। तो ये होता है कि प्रॉब्लम्स के काफ़ी इंजरी में जो हुई, उसके बाद फिर समझ में आया काफ़ी दिन बाद, क्योंकि गेम तो एक्चुअली में नया था, कोई कोचेज नहीं थे, सब यस गूगल करके नेट पे देख के यस मैं देख रहा था चीज़ें, शेड्यूल देख रहा था, उसके हिसाब से ट्रेनिंग शुरू करी। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यस थोड़ा यस फैट भी चाहिए, थोड़ा सा चबी होना पड़ेगा तभी। और चबी होने का एक यस फ़ायदा ये हुआ कि जो हम लॉग जो उठाते हैं ना सर, तो उसमें ये होता है कि ये लॉग जब यहाँ पे हम आपकी थाइस पे रख के और जब थ्रस्ट करके जब ऐसा रोल करते हैं उसे चेस्ट पे, तो जो पहले एब्स थे ना, तो वो बीच में गैप रखता था खाली ना, तो वो रोल होने में प्रॉब्लम होती थी। तो अब ये कि थोड़ा टमी है ना, बैंड लगाने में थोड़ा टमी बाहर आता है, तो ये है कि उसमें इजीली रोल हो जाता है लॉग। और तो स्ट्रॉन्गमैन में यस मोटे होने के अगर आपके फैट गया थोड़े से, तो उसका काफी फायदा मिलता है आपको ना ऐसे। और बल्कि मस्कुलर होना, ये तो वैसे दूर से दो अलग चीजें हो गई। बल्कि मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि भाई स्ट्रॉन्ग मैन में तो मतलब जो एक जब भी हम स्ट्रॉन्ग मैन सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक डिफरेंट इमेज आती है, बट आपने तो फर्स्ट क्लास सिक्स पैक एब्स और अभी पीछे भी फोटो नजर आ रही है, तो मतलब कैसे मेंटेन करते हो आप ये स्ट्रेंथ और एट साइड बाय साइड जो अभी, लेकिन आपने क्लियर किया कि भाई फैट परसेंटेज हमें बड़ी बैलेंस्ड फॉर्म में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मसल्स हैं उनको कुशन देना भी उतना ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सीरियसली। तो ये है कि अभी जब मैं कंपटीशन टाइम नहीं है, तो ये होता है कि मैं थोड़ा लीन ही रहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सब हमारे इंडिया में क्या है कि सब जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बेसिकली यहाँ पे हम जो देखते हैं सराउंडिंग में ना, कि लोगों को लगता है, क्लाइंट्स को लगता है ना कि वो अगर मस्कुलर है, वो अच्छी शेप में है, तभी वो ट्रेन कर सकता है या हमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिम रेस रन कर रहे हैं हम, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लीन रहना पड़ता है। बट जब कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन होती है, तो उस टाइम पे वेट पुट डाउन कर लेता हूँ मैं भी, और थोड़ा फैट इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है मेरे लिए स्ट्रॉन्गमैन गेम में खेलने के लिए। सर एक पर्सनल सवाल मैं यहाँ जरूर पूछूंगा। हाँ कि आप डाइट क्या फॉलो करते हो, ये बताओ। देखो डाइट की बात बताऊँ तो डाइट कोई खास डाइट नहीं है, सिर्फ वही सेम बात है, ये हाई प्रोटीन डाइट रखते हैं। आपकी जो डाइट है, आप जो डाइट देते हैं या आप अपना जो शेयर करते हैं डाइट शेड्यूल, तो सेम वो ये मोटो यही होता है, मसल मास बढ़ाने का हमारा। और ये हो कि ज़्यादा फैट ना बढ़े मसल के साथ, ये कि मसल बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा साथ में, तो हाई प्रोटीन डाइट रखते हैं। बस ये कि थोड़ा फैट लाने के लिए थोड़ा चीट मील वगैरह काफ़ी खा लेते हैं हम लोग, तो अच्छा टाइम आप लोगों की तरह रिजेक्ट नहीं रहना पड़ता हम लोगों को, ये फैट नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना। ये होता है कि जैसे पावर लिफ्टर्स भी इवन जब हैवी लिफ्ट लेते हैं वो करते हैं, तो वो ये मीठा इंटेक करते हैं, स्वीट इंटेक करते हैं, तो कई सारी चीजें एनर्जी के लिए होती है। अब हमारे क्या होता है, कंपटीशन 2 दिन चलता है। अच्छा, स्ट्रॉन्गमैन जो कंपटीशन होता है, एक क्वालिफायर होता है, नेक्स्ट डे आपका फाइनल होता है हमेशा। वो आपका चाहे नेशनल चैंपियनशिप हो, चाहे इंटरनेशनल कोई भी चैंपियनशिप हो, तो उसमें जैसे 6 इवेंट होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 1 प्लस होते हैं, या 7 इवेंट होंगे, तो 4 इवेंट फर्स्ट डे हो जाएंगे, 3 इवेंट बाद में होंगे। फिर उसमें ये होता है कि पहले 4 इवेंट होंगे, उसमें टॉप 10 फाइनल में जाएंगे, और दोनों के फिर पॉइंट्स लगाए जाएंगे फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के, फिर वो विनर होता है। नहीं सर, जैसे मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ, कई बार मन आ जाता है कि भाई चलो थोड़ा हैवी वेट कैरी करते हैं, तो क्या
कुछ बेसिक्स जो काफी लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि भाई वो अपनी स्ट्रेंथ जो है, जनरल स्ट्रेंथ जो है लिफ्टिंग की और वेट के साथ, या अपनी जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आपका तो बहुत लंबा सफर रहा है, तो थोड़ा सा गाइड करें। यस विशाल भाई, बिल्कुल सही। और क्या है कि ये हमेशा से रहा है, ये हिस्ट्री है कि हमेशा ये जो स्ट्रेंथ के हमेशा फैन रहे हैं लोग। चाहे आप इसको कभी उठा लो, ये हमेशा लोग अट्रैक्ट होते हैं हैवी लिफ्ट देख के या स्ट्रेंथ को देख के। तो एक तो पहली बात, तो सबसे पहली बात बेसिक ऐसे है कि बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट किया कि इस टाइम के साथ धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी, जिस तरह आपका मसल वेट बढ़ता है। और उसके चक्कर में अगर आप लोग स्टेरॉइड इंटेक करते हैं हम लोग की जल्दी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो किडनी फेलियर और इन सब चीज़ों का यस आप लोगों को इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई जो स्ट्रेंथ, बिल्कुल आपका स्ट्रेंथ गेन करने के लिए अगर जो स्टेरॉइड है तो आपका सीधा किडनी वेट करता है, करेगा। तो और दूसरा अगर मैं बताऊँ बिगनर्स के लिए, चाहे बिगनर है, इंटरमीडिएट है या आपका प्रोफेशनल प्रो है, इवन मैं भी जो स्ट्रेंथ गेन करने अगर मैं करता हूँ कभी शेड्यूल साल में कभी स्टार्ट करता हूँ, जैसे कॉम्पिटिशन अभी मार्च में है तो मैं जनवरी से शुरू करूँगा। तो एक यस बहुत फेमस है यस लिफ्टर है हमारे जिमलैंडर के प्रोग्राम है 531। तो वर्ल्ड वाइड वो लोग मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो एथलीट्स हैं वही फॉलो करते हैं स्ट्रेंथ एथलीट 531। और डेफिनेटली उसमें ये होता है कि आपका 5 वीक्स के प्रोग्राम में आप अपनी लिफ्ट में ये होता है कि 10 to 15 kg आप अप कर लेंगे इन 5 वीक्स ओनली। वो 4 लिफ्ट के लिए होता है, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट, डेड एंड बेंच। उसमें आप सब में 10 से 15 किलो आप इंक्रीज कर लेंगे डेफिनेटली, इस बात की गारंटी है। चाहे कोई बिगनर है चाहे प्रो है, कोई अगर आप उसको सही से फॉलो करेगा जो प्लान प्रोग्राम जो है, तो गूगल से कोई भी करेगा बच्चा, कोई भी तो जैसे देख रहा है अभी जो हमें, तो उनमें से अगर कोई भी देखना चाहे तो भाई जिमलैंडर का जो प्रोग्राम है वो ले, स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छा है और इंजरी का कोई चांस नहीं होते हैं। कई बार ये होता है कि हम हैवी लिफ्ट हर बार, तो गलती क्या करते हैं लिफ्टर्स, पहले हम भी करते थे कि हर हफ्ते हम लोग ना हैवी चेक करते थे, हैवी बस आज 280 लगाया तो अगली बार 285 लगाएंगे, 290 लगाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी जल्दी एकदम नहीं बढ़ सकती, रेस्ट भी चाहिए होता है। और हमारा जो वर्कआउट स्टाइल है इंडिया में ये है कि 6 डेज हम लोग वर्कआउट करते हैं। राइट है ना। तो ये जो मसल को रेस्ट नहीं मिल पाता, रिकवर नहीं हो पाता, तो मसल इतनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। तो ये 531 जो प्रोग्राम है उसका वो अच्छा प्रोग्राम है। और उससे एक बात बताऊँ सर आपको, मैं स्ट्रॉन्ग में जो गेम है, अब मानेंगे नहीं, मैं छोटा सा जब ना स्टार स्पोर्ट्स पे आता था पहले कभी ना, स्ट्रॉन्ग में जब मैं देखता था पाउंड्स वगैरह उठाना, तो पता नहीं था कौन सा गेम है, पहले छोटे थे जब देखते थे। फिर इंडिया में ये था कि फर्स्ट टाइम जो इंडिया में गेम हुआ स्ट्रॉन्ग मैन, वो जराई ने कराया था एक्चुअली 2015। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैं मौजूद था शायद वहाँ, अगर स्ट्रॉन्ग मैन में 2015 में मैं जराई में मौजूद था शायद, मुझे पक्का याद नहीं। तो लेकिन मैं उस समय स्टेज पे चढ़ रहा था फिटनेस एथलीट में। अच्छा फिटनेस, हाँ उस टाइम वो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन भी था ना। हाँ यस। हाँ तो मैं उसमें चढ़ रहा था, तो मुझे याद है। अब ठीक कह रहे हो आप। तो ये जराई ने फर्स्ट टाइम कराया था नॉर्थ इंडिया। तो उस कंपटीशन में ये हुआ था कि एक्चुअली हुआ क्या कि रूल्स रेगुलेशन कुछ पता नहीं है। तो ये हुआ कि गुरुजी ने, जो मेरे गुरुजी हैं जितेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि ये कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। तो मैं गया तो वहाँ पे ये था कि राजिम के ऑफिशियल्स थे, धवन गुरुजी भी थे वहाँ पे। और तो कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया, जैसे मैं पहुंचा तो हमारी कैटेगरी शुरू हो गई थी। तो लेट पहुंचने का ड्रॉबैक भी हुआ और फायदा भी हुआ मुझे, दोनों ही हुए। फायदा ये हुआ कि मेरी सबसे लास्ट में मेरा सेशन था मेरी कैटेगरी में, तो मेरी सबसे लास्ट टाइम रही। तो इस कॉम्पिटिशन में ये होता है कि जैसे एक सेक्शन रैप, तो आपका जो फर्स्ट, आपसे पहले जो ओपोनेंट गया अगर वो 8 लगा के आया तो आपको टारगेट है कि 8 से ज्यादा लगाना है, तो 8 पे लगाना है। टारगेट मिल जाता है आपको। राइट। तो इस बात का फायदा हुआ मुझे उस गेम में वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि मैं डेडलिफ्ट का जैसे कंपटीशन था, तो उससे पहले हुआ आपको कि मैं पावर लिफ्टिंग की तरह सेम वही डेडलिफ्ट उठाना था, जैसे उठा के वो डाउन बोलेंगे तो सीधा नीचे रख दो आप। तो उसमें क्या मैंने क्या किया कि मैं सीधा जाके टायर को लिफ्ट किया, उसको उठाने से पहले भी ना कॉल होती है स्ट्रॉन्ग मैन में, या लिफ्ट करने के लिए आपको, फिर डाउन करने के लिए दोबारा 2 लिफ्ट होती है। तो वो मैं पावर लिफ्टिंग में सीधा गया, जाके सीधा उठा के उन्होंने डाउन बोला, मैंने रख दिया, तो उन्होंने लिफ्ट कर दिया फेल। तो और उसमें ये था, मुझे पता नहीं था, लिफ्ट लगने के बाद पता चला कि जो फर्स्ट लिफ्ट अगर वो फेल हो गई तो वॉश आउट हो गई। अच्छा। हाँ,
तो अब मुझे पता चला कि वर्कआउट हो गया, तो फिर मैंने ये हुआ कि थोड़ी सी एक्टिंग करी कि भाई मेरी आंख में बाम चला गया था, तो गुरुजी गलती हो गई और मैं यस अब के सही उठाऊंगा नेक्स्ट में। हाँ यस ऐसे सोचता है अपने आप, ये सर दर्द देने के लिए कोई भी कुछ करने की सोचता है, टैक्स यूज करता है। तो बाम चला गया सर आंख में मेरी, तो मैं थोड़ा सा बाम भी लगा लिया आंख में, ऐसे आंख लाल हो गई। तो धवन से रिक्वेस्ट करने लगा, मैं मुझे एक चांस और दे दो, अच्छा परफॉर्म करूंगा मैं काफी तैयारी करके आया उसके लिए। मैं देख रहा था तो मैं सैंड बैग वगैरह भी उठा के देख रहा था घर पे। तो गुरुजी कहने लगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो मैं काफी रिक्वेस्ट करने लगे, तो नहीं माने धवन गुरुजी ना कि भाई ऐसे तो सारे बच्चे बोलने लग जाएंगे हमें भी एक चांस दे दो, हमें चांस दे दो। तो फिर मैंने कहा कि मैं जितेंद्र गुरुजी का स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूँगा, तो सिफारिश लेके आया। तो उससे पहले मैंने गुरुजी को फोन किया, मैं कहा जी आप धवन गुरुजी को बोल दो कि भाई वो मुझे एक चांस और दे देंगे। तो ही सेड तो मैं तेरे मारूंगा बहुत अगर तूने मेरा नाम लिया। हाँ हिम्मत आ जी अगर मेरा नाम लिया तो फिर काफी रिक्वेस्ट करते रहे, पीछे पड़े रहे हम लोग। तो उसमें ना क्या होता है 2-3 राउंड निकल गए उसमें डेडलिफ्ट में। हाँ 160 किलो से स्टार्ट था, नेक्स्ट राउंड में 180 किलो था, फिर 200 था, फिर 220 था। तो हुआ क्या कि वो फिफ्थ राउंड चल रहा था उस टाइम पे। तो जब मैं माना नहीं ज्यादा हुआ तो फिर धवन गुरुजी इरिटेट होकर बोले कि देख वो सामने वो अंग्रेज बैठा है नीचे वहाँ पे चेयर पे, तो उससे पूछ ले, वही वो है जो चेयरमैन है स्ट्रॉन्गमैन का, तो उससे बात कर ले जाके, अगर वो हाँ कह देगा खेलने के लिए तो मुझे उन्होंने खेल लिया। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर देखा कि इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग था। तो एक मेरा फ्रेंड है जो मेरा टीममेट महेश, तो वो SCL में है, वो अभी जॉब कर रहा है। तो उसने जाके बात करी, मैं भी साथ में गया कि भाई ऐसे बाम चली गई थी ये वो। तो इवन दीपिका चौधरी की थी वहाँ पे ना, 2015 में जब आई थी वो जरा ही फ्रेंड में से थी। तो ही बस सेइंग कि नहीं एक्टिंग कर रहा होगा, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कि बाम चला गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कहूँ मैं। तो अब उस टाइम पे क्या होता है लिफ्ट 240 हो गई थी डेडलिफ्ट में। तो मैंने कहा कि तो ही सेड कि इज ही कैन लिफ्ट दिस, ये लिफ्ट कर देगा भाई। 240 किलो था वो। तो ही सेड कि नहीं सर ये आराम से 250 से 260 किलो डेडलिफ्ट लगाते इजीली कर देगा। तो ही सेड कि यस अगर कर देगा तो यस ही कैन कंटिन्यू। अच्छा हाँ तो फिर वही हुआ कि फिर मैंने जाके लगाया और लगा दिया था। तो और उसमें नॉर्थ इंडिया में तो फिर मेरा मेडल था वहाँ पे उस टाइम पे। तो पहली बार जब मैंने मानेंगे नहीं, जब मैंने वो आइसर एक ट्रक था वो जो आता है आपका, और एक आता है ना सर ब्राउन से का ट्रक है, वो 709 आई थिंक वो है। तो उसका जो होता है 6 टन का होता है वो। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे, तो बड़ी मुश्किल से पूरी हाल हो गई थी मेरे उसे पुल करने में। तो ये उल्टा सीधा कैसे भी करके पुल किया मैंने और फाइनली उसमें जीत गया। अरे वाह। उसके बाद हाँ उसके बाद फिर स्ट्रॉन्गमैन इंडिया हमारी जो चैलेंज, जो कंपनी है चैलेंज, आप पता है जो प्लेट्स बनाती है आयरन प्लेट्स वगैरह, चैलेंज मोस्टली ये कि हमारी वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में वही वेट यूज होता है। ओलंपिक अप्रूव्ड एक पहले इंडियन एक ओनली ब्रांड है वो, इसका वेट ओलंपिक अप्रूव्ड है। राइट। तो उसका यस उनकी फेडरेशन है स्ट्रॉन्गमैन इंडिया, चैंपियन स्ट्रॉन्गमैन इंडिया लीग। तो उस फेडरेशन के बारे में पता चला, उसमें मैं खेलने लगा और फिर चैलेंज ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। एक्चुअली बताऊँ मैं हाँ 1-2 कॉम्पिटिशन खेला था उस टाइम पे। तो मतलब पहली बार माने नहीं, पहली बार 2015 में मैं जो था उस टाइम बाई फेस धवन गुरुजी मेरे को जानने लगे थे, 1-2 लोग जानने लगे थे कि ये बच्चा भी है कोई नजरों में आया था मैं थोड़ा सा। फिर उसमें हुआ क्या कि अब ये होता है ना सर, नेम फेम जल्दी मिलता है ना, उसका ड्रॉबैक भी होता है। फायदा अच्छा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो ये होता है कि चैलेंज ने जैसे एकदम से मुझे वो स्पॉन्सर किया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो लाइमलाइट में आ गए तुम ना। इतने बड़े जो रेलवेज में सर्विस लिफ्टर्स हैं वो भी, उनको भी नहीं मिली, इसे कैसे मिल गई। तो उसका काफी ड्रॉबैक कई जगह पे हुआ, तो उसको तो चलो छोड़ो उसके बारे में तो क्या डिस्कस करेंगे हम। नहीं, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई आपसे कह दिया गया कि भाई आपको सेकंड चांस नहीं दे दिया जाएगा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आप मतलब यू वर लाइक कि नहीं यार मुझे कम से कम चांस तो मिले। चलो जो होगा वो बात की बात है, लेकिन एक फेयर चांस मिलना चाहिए। मैं ये खुद मानता हूँ, मैं खुद भी इवेंट्स में काफी एक्टिव रहा हूँ, तो मुझे ये रहता है कि हर स्टूडेंट को, एथलीट को एक फेयर चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल सर एक बात आपसे पूछूंगा, देखो वेट कैरी करना मैंने पर्सनली फील किया है
कि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मसल स्ट्रेंथ भी आपको इक्वली चाहिए होती है। हाँ, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों का बैलेंस और दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ सर, देखो स्ट्रेंथ गेम, कोई भी आप स्ट्रेंथ गेम खेलते हैं तो इस ऑफ कोर्स ये होता है कि आपको मेंटली तो ज्यादा आपको ये प्रिपेयर होना पड़ता है, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। ये अदरवाइज ये कि काफी सारे एथलीट हैं, मैंने देखा है ये जिम में अच्छा वेट उठाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन में ये फेल हो जाती है लिफ्ट, प्रेशर ये होता है उसे नहीं वो झेल पाते। इवन ऐसा ही मेरे साथ हुआ था फिनलैंड, जब मैं गया था कॉम्पिटिशन खेलने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाँ, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हुई, उसमें फर्स्ट डे जो क्वालिफायर राउंड था, तो कब वो राउंड हुआ और खत्म हो गया और मैं टॉप 10 में भी नहीं आया था, तो पता ही नहीं चला कैसे हुआ, तो सीरियसली बताऊँ तो। क्योंकि जो एनवायरनमेंट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बाहर जाके इंडिविजुअल के साथ, और अब जो ऑडियंस है वो भी आपको चीयर नहीं करना, अलग होता है। वो प्रेशर था, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार खेलने गया था। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक सर, प्रोफेशनली एक्चुअली इंडिया में कोई ट्रेनिंग देता ही नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है, कोई कोचेस नहीं है, क्योंकि गेम बिल्कुल ही नया है सीरियसली। राइट। तो इसका ड्रॉबैक था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में थी, यहाँ पे हमारे इंडिया में गोवा में थी, तो उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया और सीरियसली अपने इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छा खेला मैंने। और उसमें भी ये था कि थोड़े से बायस डिसीजन हो गए, वो भी फिर कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो काफ़ी ऐसी लड़ाई हुई थी यहाँ पे काफ़ी सारी। तो आई वाज लाइक कि ये साल 1857 थोड़ी है कि अंग्रेजों की चल रही है यहाँ पे भी, हमारे नहीं जा रहा। नहीं, मैं सर इस बात को प्रेज कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे फील्ड, एक ऐसे स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसका ऑफिशियली कोई स्कूलिंग नहीं है अब तक हमारी कंट्री में। मैं नहीं समझता कोई स्कूलिंग है ऑफिशियली। इवन इक्विपमेंट्स भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं है। मैं इक्विपमेंट देख रहा था, मैंने कुछ लिखा भी, मैं जैसे आपका फार्मर्स फ्रेम कैरी है, ट्रक पुल है, आपका मैक्सिमम डेड ओवरहेड मेडले, एटलस स्टोन, सुपर योक कैरी, ये मैं तो नाम ही आधे पहली बार सुन रहा हूँ। और मैं कहता हूँ मुझे इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, तो ये तो नया है प्रोग्राम सारा। तो आप उस फील्ड को, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसकी एबीसी भी किसी को नहीं पता। ये सर, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। बट ये था कि सबसे पहले जब मैं एशिया खेलने गया ना, हमारे इंडिया में देहरादून में था एशिया, तो उस टाइम मैंने ब्लॉग बनवाया था लॉग बार। तो आप देखेंगे पिंटरेस्ट एक ऐप है, उससे मैंने डायमेंशन लिए वहाँ से लॉग लिफ्ट के, लॉग बार जो होता है उस पर लेके मैंने खुद एक बेल्ट से अपना एक लॉग बनवा के उसकी प्रैक्टिस करी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना ये हो कि मैं जो उठे ही ना पता चला और भाई बेइज्जती होगी, देश का नाम खराब होगा। तो इस तरह से तैयारी करी थी मैंने। और उसमें ये था कि एशिया में 3rd प्लेस आई थी मेरी। अच्छा, हाँ, प्रिपरेशन ये देखो ना, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने वो थे, क्या बोलते हैं उनको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो आर्चरी में जिनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था, तो ऐसा सुनते थे कि उन्होंने अपना पर्सनल जो है वो ट्रेनिंग क्रिएट किया था, तब जाके वो जीते थे, ओलंपिक को मिला था। आर्चरी में नाम, शूटिंग में हमारे, इवन शूटिंग में उन्होंने रेंज भी अपने आप बनाई थी। तो आपने भी कहीं ना कहीं वही सारे भाई अपना लॉग खुद बनवा रहे हो, अपना सेटअप बनवा रहे हो, तो सर ये मतलब दिस रियली नीड्स अपलॉड। मैं आई रियली कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस। एक नई चीज को आगे बढ़ाना है बहुत बड़ा। और बल्कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे स्टूडेंट्स को तैयार कीजिए, एक ऑफिशियली कुछ ऐसा बनाएं। आप तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा बनाएं कि बच्चे आए इस तरफ आगे। हम अपने इस चैनल के मीडियम से मैं इनवाइट करता हूं लोगों को कि वह आए, सर से कांटेक्ट करें और इस फील्ड में आगे बढ़े, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स भेज सकें हम। हाँ बिल्कुल सर। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है एक बेसिक चीज कि अगर आप स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग करते हैं ना, एक स्ट्रॉन्गमैन कैन बी ए पावर लिफ्टर, बट ए पावर लिफ्टर कैन बी ए स्ट्रॉन्गमैन, डेफिनेटली। हाँ, यस। तो आप स्ट्रॉन्गमैन गेम अगर आप प्रिपरेशन करते हैं स्ट्रॉन्गमैन गेम की, तो आप वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग गेम तो बहुत ईजी लगेंगे आपको। क्योंकि उसमें यह है कि आप ये होता है कि 90% के रैप लगा रहे हो, और उसमें तो 1 रैप ये लगाना है, एक ही मैक्सिमम 1 रैप लगाना होता है।
तो आपको उसमें यस मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ जाएगी, यस एंड्योरेंस कहाँ होगा आपका। और सर मैं यस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन, हाँ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्या फेडरेशन के बारे में यस, हाँ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन है जो यूनेस्को से अप्रूव्ड है। अच्छा हाँ, तो यूनेस्को के साथ वो एक इथनो स्पोर्ट साथ में, स्ट्रॉन्गमैन एंड इथनो स्पोर्ट। इथनो स्पोर्ट इज लाइक ए ट्रेडिशनल स्पोर्ट। तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट में वो जो फेडरेशन है वो एक्चुअली में रशिया की, डिवाइडेड रशिया, लातविया। जो हमारे प्रेसिडेंट है इज फ्रॉम बेसिकली लातविया। तो जो रशिया का जो ये एक्चुअली है, तो ये ट्रेडिशनल गेम है स्ट्रॉन्गमैन। और ये था कि आप मानेंगे नहीं, जब मैं जरा ही खेल था ना फर्स्ट टाइम, जब मैंने बताया 2015 में दिल्ली में कंपटीशन था, तो जिनका जो फॉर्मर थे, जो चेयरमैन थे उस टाइम पे, जो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन जो जिनके साथ थी जराई में, जिनके साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा था इनसे, तो वो 2015 की बात है। और आप मानेंगे नहीं, 2019 4 साल बाद मैं उसी फेडरेशन का इंडिया में डायरेक्टर। और बाद में मुझे पता चला यस यही है वो जिनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। और मैंने उन्हें बताया भी, ये बात बताया भी कि मैंने कहा अगर आप मुझे मना कर देते तो शायद मैं दोबारा कभी ट्राई ना करता गेम खेलता ना स्ट्रॉन्गमैन। तो इस बात का क्रेडिट आपको ही जाता है सीरियसली। तो ये था कि उन्हें याद भी नहीं था, क्योंकि छोटी मोटी घटना है, वो कहाँ याद रखेंगे, यस वर्ल्ड फेडरेशन चलाते हैं वो लोग। तो सर एक बात मैं आपसे कहूँगा, हाँ नहीं बोलिए, आप बोलिए। फर्स्ट टाइम एज एन एमेच्योर मैं पार्टिसिपेट किया था 2015 में, और 2019 में आज मैं उस फेडरेशन का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ और ऑर्गेनाइजर हूँ इंडिया में। बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ ये बात सुनकर। बहुत कम समय में आपने टेक ओवर किया है चीजों को। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज ना मैं रोज फेस करता हूँ, आप भी फेस करते होंगे, कि जो आज की डेट में जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं वो अपनी लुक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन अपनी रियल स्ट्रेंथ और रियल एंड्योरेंस पे। उनको चाहिए बस मैं किसी तरह मैं पतला दिख जाऊं बस, तो सब मतलब मैं समझा के दुखी हो गया हूँ। तो सीरियसली आप विशाल भाई, मैं सीरियसली ये बात बताऊं तो इस बात पे ना मैं काफी बहुत ज्यादा अपसेट भी होता हूँ कई बार, कि आप देखेंगे, मैं आपको बात बताऊं, आप निकल जाए कहीं भी रोड पे ना, तो आपको 99.99% अनफिट लोग हैं। कोई एक तो ही आपको मिलेगा वो सही है, उसके बॉडी बैलेंस्ड है, सही अच्छी शेप में किसी की मिलेगी आपको। और दूसरी बात सर पता है क्या, मैं अगर बात स्ट्रेंथ की बात करें, जिम नहीं भी जाते हैं हम, यार एक घर में एक नॉर्मल इंसान है जो वर्कआउट नहीं करता। नॉर्मल इंसान तो वर्कआउट करता है एक्चुअली में, ये लोग नॉर्मल भी नहीं है जो सब नहीं करते हैं। तो हाँ, तो मैं आप मानेंगे नहीं, कोई बच्चा जैसे आता है ना फैट लूज कर रहा है या कोई पतला बच्चा है, तो आप मानेंगे नहीं, मैं उसको इस तरह से क्रिटिसाइज करता हूँ सीरियसली, कि वो इस बात से हर्ट होकर जानबूझ के या सोचे इस बारे में कि अगर आप अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, अगर आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते, कोई छेड़ दे, मस्कुलर एब्स का फायदा क्या है, तो क्या करना है ऐसे लोग। तो मैं ये बात बोलता हूँ तो काफी लोगों को ये होता है कि फिक्स होती है, भाई आप कैसी बात करते हो। मैंने कहा सीरियसली, एक ऐसे समाज में भी रहते हैं जहाँ कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी घट जाती है मिनट में। और आप देखते हैं आजकल, आप मान के चलें तो हमेशा की हिस्ट्री की कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हमेशा वर्ल्ड में होता रहा है। तो आदमी इंसान ये होता है कि इंसान अगर फिजिकली फिट होगा, तगड़ा होगा ना, तो वैसे ही कोई लोग पंगे नहीं लेगा। और जरूरी नहीं कि हर बार हमें लड़के प्रूव करना पड़े, नहीं, अगर तगड़े होंगे, आप अच्छे होंगे, साइज अच्छा होगा आपका फ्रेम अच्छा होगा, तो ये आप लोगों से आपसे पंगे लेने के लिए 10 बार सोचेगा कोई सामने वाला। सही बात। और बिल्कुल, और इस आपको बात बताऊं सर, ये एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो तरीका है ना हम लोगों का, ये इसके बारे में प्रमोट करने का गेम को, या हमारे मानेंगे नहीं, हमारे फील्ड को या बिजनेस को हमारी फील्ड में प्रमोट करने का जो तरीका है ना, वो यही है एक्चुअली में, कि हम लोग वो एप्स की फोटो डालते हैं और मस्कुलर लीन फिजिक को आप जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं ना, हम लोग इस तरह से देखते हैं कभी भी कि हमें स्ट्रेंथ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। आप शेप में हो, अच्छी बात है, शेप में होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। और इसका सबका मैं ना, एक तो हमारा जैसे प्रमोट करने का नजरिया, क्योंकि लोगों की डिमांड ऐसी हो गई है,
और उसके बाद सबसे बड़ा जो ग्रोथ मैं मानता हूँ ना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मीडिया। मूवीज जो बनती हैं आप देखते हैं तो उसमें जितने हीरोज हैं सभी वो लोग देखो उन्हीं को लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। कोई भी हमारे हीरोज हैं जो हमारे बॉलीवुड को देखता है, जो मूवीज है बनती हैं, जो सॉन्ग बनते हैं, उनमें जो वीडियोज हैं, उनमें ऐसे जो ये मस्कुलर हैं सब दिखते हैं हीरो एथलीट, तो सब उनकी तरह बनना चाहता है। पहले सनी देओल टाइप थे तो सब सनी देओल टाइप बनना चाहते थे, नहीं समझेंगे। तो एक ये होता है कि समाज में क्या चल रहा है वो किसी भी एंगल में आप ले सकते हैं, फिटनेस में हो या लोगों की आप मानेंगे जैसे रेप बढ़ रहे हैं आजकल, रेप वगैरह बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो एक जो मीडिया है हमारा जो वो उसका जिम्मेदार मीडिया होता है, मैं जिसको बात को मानता हूँ। जैसे मीडिया लाइक जैसे कि बहुत सारी अभी जो रेप होते हैं सब चीज़ देखते हैं, तो बहुत ही अब मुझे सरकार आने के बाद मैं सबसे बड़ी एक बात बताऊँ तो कई हज़ार उन्होंने फोन वेबसाइट को बैन किया है कि जैसे इनको बैन कर दिया जाए, क्योंकि जो देखेगा आदमी वो ही सीखेगा। सही बात को बात बताऊँ तो मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि गलत बोल रहा हूँ मैं विशाल जी, नहीं आप ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया जिम्मेदार होता है किसी भी देश में, किसी भी देश का मूड क्या है, किसी भी देश में जो हरकतें हो रही हैं या किसी भी देश में जो घटनाएं घट रही हैं, कुछ भी हो रहा है उसके लिए। अच्छा एक बात है सर, देखो कि आपसे बात करते ना एक छोटी बचपन की बात याद आ गई। जिम, जैसे अगर मैं छोटा था ना, मैंने घर वालों को बोला मेरे को जिम ज्वाइन करना है, तो वेट मेरा ज्यादा नहीं था, तो मेरे से बोले तेरा वेट तो ठीक है, जिम जाने की क्या जरूरत है तुझे। एक जो आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हम इस बारे में बात कर रहे थे कि ये जिम इंडस्ट्री को किस तरह से टारगेट या प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो आज भी अगर कोई ये कहता है ना घर में या आसपास की मुझे जिम जाना है, यार तू ठीक तो है, तो जिम जाने की क्या जरूरत है। हाँ एक्चुअली तो जिम से रिलेटेड हमारा सिर्फ मतलब आज डेफिनेशन है, जो आप मीडिया की बात कर रहे हो डेफिनेशन है मोटा पतला, बस 2 तरह के आदमी है दुनिया में और कोई नहीं, या तो मोटा है या पतला है। अरे भाई अब मैं सर पोस्ट 40 चल रहा हूँ, आई विल बी 44 दिस ईयर। हाँ ओहो क्या, मैं तो सोच रहा था कि आपको झटका लगा शायद। मैं कह रहा हूँ आपको झटका लगा। हाँ, तो और क्या? अच्छा, तो आज भी के बाद 40 के बाद 50 के बाद हमारी बॉडी इंटरनली बहुत कुछ अप एंड डाउन करती है, जिसे हम फिटनेस से ही ठीक कर सकते हैं। आज कोरोना से कोई जिम वाला बंदा कोरोना से नहीं मरा होगा अब तक, कोई वर्कआउट वाला बंदा कोरोना से नहीं मरा होगा। लेकिन क्या जिम को कैसे मार्केट किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के जी 3 महीने में 20 किलो वेट कम हो गया, 6 महीने में 25 किलो वेट कम हो गया। अरे भाई स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं करता, एंड्योरेंस की कोई बात नहीं करता कोई, तो हमें इस तरह से बात करनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस की आप मानेंगे, देखिए मैं आपसे जैसे डिस्कस कर रहा था अभी, जैसे कोरोना में हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल शट डाउन हो गई है, जितने बड़े बड़े जिम सब बंद हो गए हैं, ये सब चीजें हो गई हैं। तो उस सब का जिम्मेदार मुझे लगता है कहीं ना जैसे सरकार ने इतने लेट जिम खोले और उसको परमिशन इतनी लेट दी हम लोगों को, तो उस सब का जिम्मेदार एक्चुअली में हम ही लोग हैं। हम जो इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इस इंडस्ट्री को आगे प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी इस तरह से प्रमोट ही नहीं किया। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखिए, आप रामदेव जी ने जैसे योगा है, हजारों सालों से योगा है, लेकिन पहले कोई नहीं करता था जितना जैसे, लेकिन रामदेव जी ने उसको इस तरह से यूज किया कि आप योगा करेंगे तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, आप योगा करेंगे तो आपकी ये शुगर कंट्रोल हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा आपका, आप योगा करेंगे आपकी बैक इंजरी ठीक हो जाएगी, तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। हमने इस तरह से एक्चुअली कभी प्रमोट ही नहीं किया कि जिम जाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिम जाने से आपका हार्ट रेट सही रहेगा। हमने सर मासेस को कभी भी मासेस का ध्यान नहीं रखा एक्चुअली में। हमने मासेस का ध्यान नहीं रखा। हमें तो वो जैसे आप भी कह रहे थे कि 25 to 35 मैक्सिमम ये एज ग्रुप है हमारे पास। हाँ, जो मैक्सिमम जो 90% जो स्ट्रेंथ है हमारे पास वो सिर्फ 20 to 35 के अराउंड है। जो नए जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, 12th क्लास में कॉलेज गोइंग होते हैं या थोड़े यंगस्टर्स हैं, अब मानेंगे उसके बाद थोड़ा सा ये शादी के 30s के आसपास जाके उस तक बस लोग चलते हैं। कुछ ही लोग हैं जो आफ्टर मैरिज, में बताऊँ आपको ये थिंकिंग है लोगों की, आफ्टर मैरिज लोग वर्कआउट छोड़ देते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो मैरिज के बाद कंटिन्यू करते हैं। मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ बहुत से लोगों को सीरियसली। और जो ये घर वालों का नजरिया है कि जिम जाएगा क्या करेगा, जिम जाने से क्या होगा,
तो इसको चेंज करने के लिए हम लोगों को सीरियसली कोई कदम उठाना पड़ेगा। हम लोगों को इस तरह से प्रमोट करना पड़ेगा जिम इंडस्ट्री को कि यस, जिम सिर्फ वर्कआउट स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाने के लिए नहीं होता, एक फिजिकल फिटनेस के लिए भी होता है, इन सब चीज़ों के लिए होता है। और दूसरी बात आप मानेंगे नहीं, इसका ड्रॉबैक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्या है, डॉक्टर्स हैं। आप डॉक्टर्स को बोले आप जिम जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, सबसे पहले मना कर देगा आपको जिम जाते हैं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है ना, आपको बोल देगा हाँ ज़्यादा नहीं तो पार्क में वॉक करने चले जाया करो, थोड़ी वॉक कर लिया करो बस, दैट्स इट। क्योंकि उन्हें पता है कि जिम जाएगा उसको अच्छा डाइट शेड्यूल मिलेगा, थोड़ा वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, वो फिट हो जाएगा, तो फिर मेरे पास क्यों आएगा वो, मेरे पास क्यों आएगा है ना, सीरियसली। तो इसका सबसे जिम्मेदार डॉक्टर्स भी हैं। आप प्रोटीन अभी मानेंगे नहीं, अब तो थोड़े लोग अवेयर हो गए हैं इस बात को लेके, थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से। ये तो प्रोटीन के लिए पहले बोलते थे लोग ना पाउडर खा के बॉडी बनाई है भाई इसने तो इस तरह से लगता था, पता नहीं ऐसा, पता नहीं क्या ले लिया उसने, उसको ऐसे ऐसे इस नजर से देखते, अरे डब्बे खा के बॉडी बना रखी है इसने, जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया बच्चे के, डब्बे खा के बॉडी बना ली। ठीक है, यही सब चीजें होती हैं जो हमें इसलिए इस तरह। विशाल भाई सीरियसली आप देखो, आपने इतनी अच्छी बुक निकाली है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, और आप इतना डीपली स्टडी करते हैं, इतना एनालाइज करते हैं, लोगों को ये पता चले एक्चुअली में कि सबसे बड़ी बात है, मुझे आपके लिए सब आपने बुक निकाली ना, एक बात अच्छी लगी मुझे कि हमें पता है कि क्या हो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप किसी बच्चे को बता रहे हो कि हाँ भाई ऐसे करा कर, जैसे लाइक शेड्यूल में हम बता देते हैं बच्चे को कि ठीक है भाई वेट ट्रेनिंग है, भाई इतने वेट ट्रेनिंग करनी, इतने कार्डियो कर लो, दैट्स इट, है ना। बट हम ये होता है कि जैसे आपकी बुक है, आपने इन्फॉर्मेशन दी लोगों को एक्चुअली में होता क्या है, साइंस क्या है एक्चुअली में ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, है ना। तो जैसे लाइक कि लोगों को लगता है कि सिर्फ हाँ भाई मैं कार्डियो करूंगा ना तो मेरा फैट बर्न होगा, पतला हो जाऊंगा। उन्हें ये नहीं पता कि आपका बीपी हाई होगा तभी आपका फैट बर्न होगा, वो किसी भी वजह से हो सकता है, आपका वेट ट्रेनिंग से भी हो सकता है, तभी आपका बॉडी में फैट बर्न होना शुरू होगा। इसीलिए रनिंग में जल्दी हाई हो जाता है, इसीलिए जल्दी पतले हो जाते हैं लोग, इसलिए जल्दी फैट कम होता है। ठीक बात। लेकिन इस बात के बारे में कोई सोचते हाँ रनिंग करने से पतले हो जाते हैं। अरे उस रनिंग करने से पतले क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे तो एक रीजन होता है एक्चुअली में। बट वो आपने वो साइंस वो चीजें बताने की कोशिश करी, इस बात के लिए मैं सीरियसली आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें ना बेसिक नॉलेज को देना नहीं चाहता किसी को, लोग रिजिड हो गए हैं जो ना नॉलेज को ट्रांसफर नहीं करना चाहते। वो सर थोड़ा कमर्शियलाइजेशन का असर है। हाँ कमर्शियलाइज नहीं सर, मुझे लेकिन लगता है ना कि कमर्शियलाइज वाली बात बताऊँ आपको कि कोई बच्चा जैसे, इसीलिए तो बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, जैसे किसी और के साथ इनसे इन्फ्लुएंस होकर वो फिर दूसरा कोच के पास चले जाते हैं, ये ढूंढ लेते हैं, ये हो जाते हैं। क्या आप मानेंगे जैसे कि हम लोग, जैसे बच्चा कोई जिम आता है फिर वो वर्कआउट छोड़ देता है, उसके बाद वो फिर वही ऐसा गंदा खाना शुरू कर देता है, वो चीजें कर देता है शुरू। लेकिन अगर उसको बेसिक चीजें पता होगी कि हाँ एक्चुअली मोटा होना किस वजह से होते हैं, किस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, तो मानेंगे नहीं। जैसे कि ड्राइविंग कर रहा है कोई आदमी, तो गियर लगाया, पहला गियर लगाने से क्या होगा, बैक गियर लगाने से क्या होगा, उसे ये बात पता होगी, तो प्रोफेशनल किसी आदमी के साथ बैठा है अगर ड्राइविंग कर रहा है तो उसे अकेला भी ड्राइविंग अपने आप कर लेगा, क्योंकि हाँ उसे पता है कि ये सब चीज़ें या हाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना है मुझे, तो फिजिकली फिट होने के लिए ये ऑफकोर्स ये सब चीज़ें का ध्यान देगा। और हमारे इंडिया में तो सर मैं बताऊँगी थोड़ा सा कि फिटनेस को लेके जीरो था हमारी सर। थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि हमारे इस चैनल, इस बातचीत के थ्रू हम सबसे रिक्वेस्ट करें कि जिम या कोई भी फिटनेस से जुड़ी हुई चीज, इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस या वेट गेन। एक्चुअली आपकी जो फिटनेस है, आपकी जो इंटरनल फिटनेस है, जो लॉन्गिविटी है, लाइफ की लॉन्गिविटी है, मतलब 30 के बाद 40 के बाद जो चीजें आपको चाहिए वो अगर आप रेगुलर वर्कआउट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फ्री में मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 सर, ये बात है। और मैं विशाल भाई मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपको कि ना आप जैसे अभी इतना, क्योंकि आप इतने फिटनेस को इतना प्रमोट करते हैं, इतने लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उन्हें बताते हैं लोगों को, तो बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है गलत हो, कि हम लोगों को ना जो घर में जो लेडीज हैं, जो मम्मी हैं, जो वाइफ्स हैं, हम लोगों को उनको साथ एक सेमिनार देना चाहिए, उन लोगों को एक्चुअली उन लोगों को थोड़ा नॉलेज उन लोगों के पास शेयर करनी चाहिए, क्योंकि घर में खाना वही बनाती हैं, वो कम तेल डालेंगी, वो ऐसी चीजें नहीं बनाएंगी, तभी जाके लोग फिट रहेंगे। बच्चों को झगड़ के जबरदस्ती भेजेंगी, पार्क भेजेंगी, जिम भेजेंगी, कुछ भी करके, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वुमेन हमारी ये हर चीज में, आप मानते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सेमिनार वगैरह कुछ
आप यस वाइफ्स को लेके, मैम को, ये जो लेडीज हैं घर की सब, उन सबको लेके एक सेमिनार करना चाहिए हम लोगों को। तभी हम लोग एक मानेंगे स्पीडली कोई रिजल्ट देख पाएंगे मार्केट में या इंडस्ट्री में या हम लोगों के आसपास की सराउंडिंग में कि कोई लोग फिट होने लगे हैं। क्योंकि गलत खाएगा नहीं कोई तो गलत आपको वो मोटा होगा नहीं। बिल्कुल 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 सर, कोई ना, आपने अच्छी बात कही है, कोई ना कोई इनिशिएशन जरूर लेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया अपना, और मुझे वाकई में बहुत मजा आया आपसे बात करके। इट वाज लाइक, जिसे कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि, और हम काफी टाइम बाद मिले, फिल्मों के बाद अब बात हो रही है आपस में, और मुझे ऐसा लगा जैसे कल की सी बात है, रोज मिलते हैं। आई रियली एंजॉय टॉकिंग। आप स्ट्रॉन्गमैन है, स्ट्रॉन्गमैन ऑफ वर्ल्ड है, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में जाते जाते? यस विशाल भाई, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को फिट रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और मेरा जो स्ट्रॉन्गमैन को लेके मैं एक बात बताऊँ भैया आपको, मैं हमेशा स्ट्रॉन्गमैन को किसी भी स्टेज पे प्रमोट करता हूँ। जैसे रेनबो में कंपटीशन कराया था, ये कहीं भी जिस भी स्टेज पे मैं बोलता हूँ ना, तो मेरा सिर्फ मोटो ये है कि ना हर कोई स्ट्रॉन्गमैन वर्कआउट करे। लाइक मैं चाहता हूँ कि घर में जो लेडीज है, जो मम्मी है, जो वाइफ है, वो ऑफिस से आए अपने हस्बैंड का या अपने बेटे का इंतजार ना करे कि वो आएगा तो सिलेंडर चेंज होगा। वो घर में लेडीज खुद सिलेंडर उठाए और जाके चेंज कर रहे तो कैसा लगेगा? अरे वाह, तो मैं उस लेवल पे चाहता हूँ इस गेम को प्रमोट करना और इस फिटनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करना कि यस, जब घर में जो वाइफ्स हैं, जो वुमेन्स हैं, जो मम्मीज हैं हमारी, वो भी इंडिपेंडेंट होकर ये सब चीज कर लेंगी, काम कर लेंगी। उस दिन ऐसा सोचूंगा कि कुछ ऐसा किया जो यस याद करने लायक रहेगा। और आप जैसा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप लोगों की भी हेल्प लेंगे कि इस गेम को प्रमोट करा जाए प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और आपने ये मौका दिया है इस स्ट्रॉन्गमैन गेम के बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच विशाल भाई, सीरियसली थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं गेम और इस गेम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके बारे में कोई खेलता है तो कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में, तो किसको इंटरेस्टिंग बताऊँ। आपने ये नोटिस किया और हमें ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे बोलने के लिए कि यह स्ट्रॉन्गमैन भी कुछ है, हमारी हिस्ट्री चीज़ें थी वो स्ट्रॉन्गमैन की थी। स्ट्रॉन्गमैन जो है ना वो इंडिया से निकले सब जो कुछ किया, तो वो सब चीज़ें वापस हम लोग गेन कर लें हर चीज़ में, हर फील्ड में। तो उसके लिए थैंक यू सो मच विशाल। और मैं ध्रुव भाई का थैंक्स करना चाहूँगा, इसने हमारे सेशन के लिए प्लान करा कि हम। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे बात होती रहेगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और जैसा कि दीपक सर ने कहा, स्ट्रॉन्गमैन बॉडी बिल्डर भी हो सकता है, एथलीट भी हो सकता है, फिटनेस एंथुसियास्ट भी हो सकता है। तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पर काम करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू ध्रुव, टेक केयर।